तो दोस्तों, आज बात करते हैं कंट्रोलिंग क्या होता है। एक मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग की क्या डिफिनीशन होती है, क्या प्रोसेस होता है और इसका इम्पोर्टेंस प्लस लिमिटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका। तो एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिफिनीशन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन में ये है कि कंट्रोलिंग मीन्स हैव ensuring दैट एन एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर एज द प्लान। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लानिंग किया जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, फिर स्टाफिंग किया जाता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर आता है कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग में कुछ हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इस तरीके से काम को करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कंट्रोलिंग सबसे पहले ये देखता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्लानिंग के तहत हो रही है या नहीं हो रही है। बस कंट्रोलिंग का इतना ही काम होता है। और ये कंट्रोलिंग जो है हेल्प करता है। कंट्रोलिंग इट्स हेल्प चेक द एरर्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन इस मैनेजमेंट। अगर कोई प्लान के तहत अगर कोई प्लान अगर नहीं चल रहा है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करता है कंट्रोलिंग कि उसको एक उसके तहत एक करेक्टिव एक्शन लेता है एक मैनेजमेंट में, ठीक। और ये एरर को भी चेक करता है कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कत को फिक्स करके एक करेक्टिव एक्शन लेता है एक मैनेजमेंट के अंदर, और सही सभी एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से ये कार्यरत करने में मदद करता है, ठीक। थर्ड है कि कंट्रोलिंग इंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ गोल्स एंड चेक द वर्किंग डन फॉर अंडरटेकन गोल और नॉट। यानी कि सबसे पहले इंश्योर करता है कंट्रोलिंग कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, वो सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने इसका डिफिनेशन दिया है अपने अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू कुंच एंड ओडोनेल के तहत कंट्रोलिंग की परिभाषा ये होती है कि कंट्रोलिंग एम्प्लाइज टू मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एश्योर द वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी कि कोई कोई किसी भी कंपनी में किसी काम को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, डिसाइड किया जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है और कहाँ करना है और कब करना है, ठीक। तो ये कंट्रोलिंग जो है इम्प्लाइज करता है, मेजरमेंट करता है, ठीक है, एकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, तो कंट्रोलिंग ये देखता है कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो प्लानिंग के तहत उस स्टैंडर्ड के तहत काम हो रही है या नहीं हो रही है किसी काम को पूरे करने के लिए, ठीक। उसके बाद अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पे करेक्शन ऑफ डेविएशन, यानी कि ये उसको सही करने की कोशिश करता है और एश्योर करता है कि वर्क जो भी हो रहा है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो एंड ब्रिंग द टू लाइट द डेविएशन एंड अदरवाइज इंडिकेट्स इन करेक्टिव एक्शंस। यानी कि सबसे पहले कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो भी गोल होता है उसको एकम्प्लिश करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक। टू ब्रिंग द लाइट द डेविएशन ऑफ अदरवाइज इंडिकेट करेक्टिव एक्शन। यानी कि सबसे पहले ये डेविएशन लाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि जो भी प्लानिंग में जो भी स्टैंडर्ड सेट हैं कि इस काम को इतने स्टैंडर्ड्स के थ्रू करना है और ऐसे करना है, कुछ रूल रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, तो ये उसमें लुकअप करता है कि उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या फिर एक्टिविटी चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो इसका ये महत्व होता है कि ये क्या करता है कि इसको करेक्टिव एक्शन को ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई स्टैंडर्ड से अगर विपरीत अगर कोई भी जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट के अंदर, तो ये क्या करता है कि जो भी की पॉइंट्स होते हैं जो प्लानिंग के तहत स्टैंडर्ड सेट किया उसको इंडिकेट करने लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये गलती है, आपको इस तरीके से चलना था, इस स्टैंडर्ड्स के तहत चलना था, ठीक है। अब आता है ऑब्जर्विंग ऑक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ओके, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। यानी कि देखिए, अभी जो प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है कंट्रोलिंग, ठीक। तो इसमें लिखा है कि हेल्प इन द वेरीफाई ऑफ स्टैंडर्ड्स। यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको वेरीफाई करता है, आपका काम एक्यूरेट है या नहीं है, और आप उस स्टैंडर्ड के तहत आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसको ये एक्यूरेसी के स्टैंडर्ड को वेरीफाई करता है।
फिर आता है ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हेल्प इन द रिड्यूस वेस्ट एंड स्पॉइल द रिसोर्स, यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड सेट होती है तो उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जितने भी रिसोर्स हैं उसका कम से कम इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम लोग ले सकें। तो ये क्या करता है कि हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज को रोकने के लिए, बर्बाद रिसोर्स के बर्बाद होने से रोकने के लिए, ठीक। तो इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, यानी कि ये एम्प्लॉय को मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करता है। एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस दैट व्हाट टू डू अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। हम लोगों ने यही नहीं पढ़ा था कि एडवांस में ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, उसी को प्लानिंग कहते हैं। तो एम्प्लॉय को एटलीस्ट तो सब कुछ पता ही होगा कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे परफॉर्म करना है। एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी पता होता है कि स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, क्योंकि प्लानिंग के तहत जो रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होता है एक मैनेजमेंट के अंदर, वो तो एम्प्लॉय को ऑब्वियसली पता ही होता है। तो ये भी पता होता है ऑन द बेसिस विच दे विल बी अप्रेज्ड, उसके बेसिस पर ये क्या करते हैं कि अप्रेजल मिलता है। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, अगर आप उसको फॉलो करके अगर अपने अंडरटेकन गोल पर अगर मेहनत कर रहे हो, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें ये होता है कि आपका आप अप्रेज़ल आपको अप्रेज़ल मिलता है या फिर कुछ इंसेंटिव्स मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है कि अरे मैंने ऐसे काम को किया और मुझे इतना इतना बेनिफिट हुआ इसको करने से, स्टैंडर्ड के तहत करने से मुझे कुछ मिला। तो इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी मोटिवेशन में, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हाँ, तो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। सपोज कीजिए कि अगर अगर आप एक कंपनी में आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, आपका स्टैंडर्ड सेट है कि हाँ आपको 9 बजे से लेके सुबह और शाम को 5 बजे तक काम करना है और इस बीच में 1 आवर का ब्रेक है, तो आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया, ठीक। आप इसमें ये है कि उस 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप 1 घंटे का ब्रेक है तो आप 1 घंटे का ही ब्रेक ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। तो ये एक प्रकार का डिसिप्लिन को गाइड कराने में भी हेल्प करता है। तो लिखा है कि क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिसिप्लिन लोग बना के रख सके वैसा कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, ठीक। इट हेल्प्स द रिड्यूस डिससेटिस्फाइड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन अदर कलीग। हाँ, तो आपको अगर मान लीजिए कि सबका उसमें अपना अपना स्टैंडर्ड सेट होता है, तो उसमें ये क्या करता है कि उसको डिसिप्लिन और क्या ऑर्डर कराने में ये सबको मजबूर करता है और सबको एक डिसिप्लिन के तहत लेके चलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय अगर सबके लिए स्टैंडर्ड सेट है, अगर एक एम्प्लॉय उसको फॉलो करता है तो सामने वाले कलीग जो होंगे वो भी उसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड हो तो सबके लिए बराबर होता है। तो एक कोई फॉलो करेगा तो दूसरे को भी करना पड़ेगा, दूसरे को करना पड़ेगा तो तीसरे को भी करना पड़ेगा। और ये होता है कि सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, ये सारे मैनेजमेंट के लेवल जितने होते हैं, टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल एंड लास्ट लेवल, लो लेवल, ये सबके लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब सब अपने अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक क्रिएशन होने लगती है डिसिप्लिन की। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय और कलीग के बीच असंतुष्टता नहीं रहती है, ठीक। अब आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। टू accomplish द अंडरटेकन गोल ऑल एम्प्लॉय हैव टू इंश्योर दैट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन द दैट एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में समझे तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सहयोग। सहयोग का मतलब होता है कि आप मिलजुल के किसी काम को कर रहे हैं। मान लीजिए दो टीम अलग अलग अंडरटेकन गोल पे काम कर रही है, और उसमें क्या है कि एक टीम अगर सहयोग है और एक टीम में कोऑर्डिनेशन है, सेकंड टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं, तो उसमें उसका काम बहुत देर से होगा, ठीक। तो इसमें और जो सेकंड वाली टीम है उसमें कोऑर्डिनेशन है, फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेशन है कि सहयोगिता उसमें अगर फैसिलिटेट करती है तो फिर वो क्या होगा कि वो काम जल्दी होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा एक प्रकार का कंट्रोलिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है एक मैनेजमेंट के अंदर, जिससे कि सारे के सारे लोग कोऑर्डिनेट रहें, एक दूसरे से मिलजुल के काम करें, ठीक है। तो इसका बस इम्पोर्टेंस इतना ही था। अब आता है लिमिटेशंस इसके क्या क्या होती है कि लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि डिफ़िकल्ट इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि किसी भी कंपनी में किसी स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए डिफ़िकल्टी तो होती है, क्योंकि अगर कोई बड़ा लार्ज अगर ये है ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सारे तत्वों को, सारे एलिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ता है। आप एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हो, फिर आप उसको स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर आती है, ठीक है।
फिर देखते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेवेंट टू टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो कंट्रोलिंग है एक मैनेजमेंट के इंटरनली पार्ट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है, अपेक्षा अगर उसकी अगर ये कंपैरिजन टू एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि बाहरी जो भी मैनेजमेंट का वर्क होता है एक्सटर्नल अफेयर जिसको बोलते हैं, उसके उसके अपेक्षा ये अंदर के जो भी मैनेजमेंट की क्रियाएं होती है एक्टिविटीज़ होती है उसको सबसे ज़्यादा इस पे ये प्रभावित करता है। तो इसमें देखते हैं शॉर्ट कंट्रोल रहता है एक्सटर्नल अफेयर्स पे, मैं बाहरी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उस पर इसका शॉर्ट कंट्रोल रहता है रिलेवेंट टू टेक्नोलॉजी, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। क्योंकि ये टोटली एक तरह से मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है, तो टेक्नोलॉजी में इसका कोई कुछ खास रोल होगा नहीं, इसका शॉर्ट कंट्रोल ही होगा। कॉस्टली अफेयर्स एक्सपेंडिचर टाइम एंड एफर्ट्स, यानी कि कॉस्टली अफेयर्स होता है जो भी होता है, एक्सपेंडिचर हो गया, टाइम होता है, एफर्ट्स होता है, ठीक है। तो इसमें इसका कॉस्टली अफेयर्स होता है, इसको बनाने में कुछ हद तक मतलब कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या क्या है, इसका नेचर क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका नेचर होता है कि कंट्रोलिंग, लुकिंग बैक एंड फॉरवर्ड टू। कंट्रोलिंग जो होता है क्या करता है कि जो भी पहले का काम हो चुका है, यानी कि पास्ट की जो भी एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको भी लुकअप करेगा एंड फॉरवर्ड टू करेगा, यानी कि आगे वाला जो होने वाला है उसको भी करेगा, प्लस अभी जो चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड ही होता है। एक्शन के कंट्रोलिंग जो भी होता है जिसमें जितने भी उसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो बस एक्शन लेने के लिए ही होते हैं कि आपको फॉलो करना ही करना है, डे बाय डे हर दिन आपको उसको फॉलो करना है, हर घंटे आपको फॉलो करना है, आप उसके विपरीत नहीं जा सकते। उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, तो अब ऐसा सिचुएशन आता है कि कभी कभी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रूल रेगुलेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है, मतलब यानी कि उसमें एडिट किया जाता है कि हाँ आप पहले इस प्रकार काम करते थे और सिचुएशन ऐसा चेंज हो गया, तो फिर आपको उस रूल को छोड़ के आपको दूसरे रूल पे शिफ्ट करना है, कि तो वो रूल चेंज हो जाता है। तो ये वही बोल रहा है कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यू ही करना पड़ता है, ये हमेशा ये कभी बदल सकता है और कभी नहीं भी बदल सकता है, लेकिन आपको उसको फॉलो हमेशा करना है, कंटिन्यूअस इसका प्रोसेस चलता है। फिर एक गोल ओरिएंटेड होता है। ऑटोमेटिक अगर प्लानिंग के तहत अगर कोई स्टैंडर्ड सेट की जाती है तो उसको यही दिमाग में रख के स्टैंडर्ड सेट किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, कि कोई भी स्टैंडर्ड सेट हो तो गोल ओरिएंटेड ही हो, यानी कि गोल को अचीव करने के लिए ही हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप किस लिए काम कर रहे हैं, आप तो इसीलिए काम कर रहे हैं ना कि आप किसी गोल पे काम करेगा, आपको उसको अचीव करना है। तो उसको क्या करता है कि ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक, हमेशा गोल को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है। तो इसके 5 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, एनालाइज डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत इसमें दिया जाता है कि सेट द स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड सिचुएशन। It should be in both format, quantitative and qualitative. If you have to change the balance of business internal or external environment, then keep it in mind that standards may need some modification. अभी अभी हम लोगों ने अभी बोला कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें है कि सेट स्टैंडर्ड को सेट करो प्लानिंग के तहत। प्लानिंग जब होता है तो वहीं पे स्टैंडर्ड सब कुछ सेट हो जाता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है और फिर उसके बाद डायरेक्टिंग होता है। तो प्लानिंग के तहत ही स्टैंडर्ड सब कुछ सेट हो गया कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगी ये पॉलिसीज़ फॉलो करेंगी। तो इसमें होता है कि सेट द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को सबसे पहले सेट होता है अकॉर्डिंग टू नीड, हम लोगों को क्या चाहिए है और क्या सिचुएशन चल रहा है, किस गोल को अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके अनुकूल जो भी स्टैंडर्ड होता है उसको सेट किया जाता है, ठीक। बोल रहा है कि इट्स शुड बी इन बोथ फॉर्मेट, ये क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए, क्वालिटेटिव भी होना चाहिए। यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटेटिव का मतलब होता है ये मात्रा में भी हो सकता है और ये गुणवत्ता के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर अच्छा से अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग गुणवत्तापूर्वक, यानी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। इफ़ वी हैव टू चेंज द पैलेस ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर कभी आपको इन फ्यूचर अगर आपको बिजनेस का चेंज करना हो, बिजनेस के स्थान को चेंज करना हो, जगह को चेंज करना हो, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। अगर आप इंटरनली आप चेंज करना चाहते हो
आप अगर एक्सटर्नली अगर आप अपना आप अगर चेंज करना चाहते हो उसके एनवायरनमेंट को, ठीक है, देन इसको माइंड में रखना पड़ता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हो, ठीक, वो ज़रूरत के हिसाब से क्या करना पड़ता है कि उसको मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स को मॉडिफिकेशन के भी, क्योंकि इंटरनली अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन कुछ अलग अप्लाईज होंगे, अगर एक्सटर्नल आप कर रहे हो तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन कुछ अलग अप्लाई होंगे, ठीक है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या करता है कि इसको मेज़र करना होता है, ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी चेक ऑन द पर्सनल बिहेव परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड सैम्पल चेकिंग। अगर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक, कोई अंडरगोन प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उस पर काम कर रहे हो उस स्टैंडर्ड के तहत, तो क्या करना पड़ता है कि एक बार इम्प्लीमेंटेशन के बाद से क्या करना, आप उसको मेज़र करो, आपको उसको पर्सनल बिहाफ पे मेज़र करना होता है कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक सही नहीं है, ठीक है। चलते पीरियड में प्लस चलने से पहले फिर चलने के बाद भी इसको आपको मेज़र करना पड़ता है कि कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये वर्क कर सकता है, ठीक। तो इसको मेज़र करना पर्सनल बिहेव पे, फिर परफॉर्मेंस क्या है, अगर कोई स्टैंडर्ड सेट है तो उसका परफॉर्मेंस क्या था, उसको आप ऑब्जर्व करोगे, उसका मेजरमेंट करोगे कि अच्छा था या नहीं था, ठीक है। उसके बाद सैंपल, जो भी अगर मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्रोडक्शन लेवल का क्या है, सैंपल उसका कैसा है, सब कुछ चेक करने के बाद से उसमें ये मेज़र होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या था जो भी स्टैंडर्ड सेट हुआ था, ठीक। अब आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड सेट हुआ और उस स्टैंडर्ड के तहत जो भी काम होती है उसको दोनों को कंपेयर करना, ठीक। इसमें आता है कंपैरिजन विल पब्लिश्ड बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है, कंपेयर क्या है, किस बेसिस पे होता है, कंपेयर का बेसिस होता है कि एक्चुअल में जो काम होता है और जो डिजायर जो रिजल्ट होता है उसको उसके दोनों को कंपेयर किया जाए, तुलना की जाती है कि जो स्टैंडर्ड सेट था वो और जो जो हम लोग को रिजल्ट मिला है, डिज़ायर रिजल्ट है, दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच पा रहा है स्टैंडर्ड या फिर नहीं पहुँच पा रहा है, गोल को अचीव कराने में, रिजल्ट को देने में वो ये स्टैंडर्ड कार्यरत है या नहीं है, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया जाता है इस बेसिस पे। फिर कंपैरिजन द परफॉर्मेंस ऑफ ए वर्कर इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन ए वीक इन स्टैंडर्ड आउट, यानी कि किसी भी मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड सेट हुआ तो उसमें ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस का क्या, वर्कर सबका परफॉर्मेंस क्या है, टर्म्स एंड पॉलिसी को फॉलो करते हुए यूनिटी उसमें इस टाइप से है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट है वीकली या नहीं है, ठीक। तो इसको देखते हैं। उसके बाद आता है एनालाइज डेविएशन। एनालाइज डेविएशन का मतलब होता है कि डेविएशन एग्जिस्ट इन सम एक्टिविटीज़, सो इट शुड बी सजेस्टेड टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, ठीक है। जो भी डेविएशंस होती है उसको भी एनालाइज करता है, ठीक है। ये एनालाइज करके क्या करता है कि सारे एक्टिविटीज़ को प्लस डेविएशन को, ठीक, सबको एनालाइज करता है, सबको ऑब्जर्व करता है, फिर उसमें ये क्या करता है उस डेविएशन के साथ भी कंपैरिजन करता है सबके एक्टिविटीज़ का कि कहाँ तक ये सुचारू रूप से चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा है, ठीक। और रेंज को एक्सेप्टेबल, यानी कि रेंज तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है। अब आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन में आता है कि आफ्टर एनालाइज द डेविएशन एंड देयर कॉजेज एंड आर रिपोर्टेड एंड करेक्टिव एक्शन टेकन अप्रोप्रिएट लेवल, यानी कि डेविएशन में किसी प्रकार की अगर त्रुटि आती है, कोई एरर आता है तो उसमें क्या करता है कि इसको सबसे पहले एनालाइज डेविएशन करेगा। डेविएशन को एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, उसके रिपोर्ट को एनालाइज करेगा, फिर उसके वजह को एनालाइज करके एक नोट डाउन करेगा, फिर उसके क्या करेगा, उसका एक रिपोर्ट बनाएगा एंड उसके बाद उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसके अकॉर्डिंग एक करेक्टिव एक्शन लेगा। जो भी उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन ले सकता है वो एक्शन लेना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट, यानी कि अगर डेविएशन जो है अगर एक्सेप्टेबल है, लिमिटेड है, लिमिट के अंदर है, एक्सेप्टेबल है, तो ये क्या करेगा कि किसी टाइप का कोई बदलाव उसमें कोई करेक्टिव एक्शन के लिए रिक्वायरमेंट रेज नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं कि करेक्टिव एक्शन माइट बी एड इन द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इफ़ द प्रोडक्शन टारगेट शुड नॉट बी मेट।
हाँ, तो सबसे पहले बात आता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि स्टाफिंग के तहत को उसको कंप्लीट किया जाता है। स्टाफिंग के अंदर वो आता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि एम्प्लॉय को उस काम से रिलेवेंट कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ नॉलेज दिया जाता है, एजुकेशनल पर्पस के तहत उस एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाता है। तो उसमें ये भी सिखाना जाना चाहिए, ठीक है। उसमें इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे एक प्रकार की ऐसी मतलब पॉइंट रखा जाना चाहिए कि कल की डेट में अगर टारगेट अगर कोई एम्प्लॉय अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन ले सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में है और इसको रखना चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक। अब आते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स होते हैं प्रोएक्टिव कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड फीडबैक या पोस्ट कंट्रोल। तो एक एक करके इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो प्रोएक्टिव कंट्रोल जो होता है, इसमें ये होता है कि दिस इज ए टाइप ऑफ कंट्रोल, एक प्रकार का कंट्रोल की ऐसी प्रक्रिया विच ऑकर्स बिफोर द एक्टिविटी गोइंग टू स्टार्ट। यानी कि ये सारे स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म होने से पहले। ये ऐसा इस टाइप का कंट्रोलिंग टाइप्स होता है। दिस हेल्प्स इन द सी द प्रॉब्लम अहेड ऑफ ओकरेंस। यानी कि सबसे पहले ये काम को शुरू करने से पहले उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको देखने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इवेल्युएटिंग द वेरियस टाइप ऑफ इनपुट। यानी सारे के सारे जो भी उसमें काम हो सकते हैं, जो भी हम लोग मान लीजिए कि अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें काम करना है कि कुछ इनपुट्स देने हैं उसको, तो इस उस इनपुट्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है। सारे इनपुट्स को वेरीफाई करके उसको इवेल्युएट करेगा। उसके बाद से उसमें देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ये वर्क करेगा आगे या नहीं करेगा। उसके बाद होता है इट्स वर्क लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम। ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है ना कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म होने से पहले ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करती है। यानी कि सबसे पहले ही उसको क्या करेगा कि सारे प्रॉब्लम्स को वेरीफाई करेगा, देखेगा, सारी एक्टिविटी को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक। उसके बाद से जो भी उसमें दिक्कतें आती हैं, ठीक है, जो भी एरर्स आता है उसको सबसे पहले ही ये मेंटेनेंस में डाल देता है। ये एक प्रकार की ऐसा कंट्रोल की टाइप से कंट्रोल का टाइप्स है, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम भी इसको बोल सकते हैं एक तरह से। अब आते हैं कि कंट्रोल क्या है। तो दिस टाइप ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्व द प्रोसेसिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, इफ एनी प्रॉब्लम्स आर हैपन देन फिक्स दिस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड जब सेट होता है तो उस स्टैंडर्ड के अगर पहले उसको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है, तो वो होता है प्रोएक्टिव। लेकिन जब फिर उसको फिक्स करके किसी भी स्टैंडर्ड्स को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सारे लेवल्स में कि हाँ आपको इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ठीक। तो जब स्टैंडर्ड जब फॉलो होने लगता है तो उसमें भी ये ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व करता है कि जो भी काम चल रहा है स्टैंडर्ड्स को फॉलो लोग कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसमें अगर किसी प्रकार को व्यक्तिगत दिक्कत आती है या फिर टीम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो ये ऑब्जर्व करता है कि किस प्रॉब्लम से आई है, क्या वजह है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। कौन सी प्रॉब्लम हो कि वो मतलब हो रही है जिससे कि दिक्कतें आ रही है, तो उसको ये फिक्स करता है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल टाइम कंट्रोल। तो ये होता है रियल टाइम क्योंकि अभी तो ऑन गोइंग है, कोई भी स्टैंडर्ड्स जो भी सेट है कंट्रोलिंग वो तो ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग को अगर तुरंत का तुरंत अगर उसको फिक्स करता है तो इसको ऑब्वियसली रियल टाइम कंट्रोल भी बोल सकते हैं क्योंकि तुरंत इसको किया है, चलते पीरियड में इसको फिक्स करने के लिए ये सुचारू रूप से काम कर रहा है ऐसा कंट्रोल की प्रक्रिया, तो इसको ऑब्वियसली रियल टाइम कंट्रोल भी कह सकते हैं। मतलब इट्स हेल्प्स इन द चेकिंग द प्रॉब्लम एंड एग्जामिन द टेक एक्शन बिफोर एनी लॉस इन इक्योर्ड। तो ये क्या करता है प्रोएक्टिव तो सबसे पहले ही मेंटेन कर दिया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम था। ये क्या करता है कि चेकिंग करता है प्रॉब्लम्स को और एग्जामिन करता है, ठीक है, कि कोई किसी टाइप का लॉस ना हो जाए, ठीक है, लॉस ना हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक मैनेजमेंट के अंदर। इस जो भी स्टैंडर्ड सेट है उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते करते किसी टाइप का लॉस ना हो जाए, कोई हानि ना हो जाए, कोई हार्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसको भी कंट्रोल करता है और इसको भी फिक्स करने में मदद करता है। अब एक लास्ट है कि फीडबैक और पोस्ट कंट्रोल क्या होता है। इट्स हेल्प इन द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट अकम्प्लिश्ड टास्क। तो ये होता है कि कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी स्टैंडर्ड सेट है, कोई भी गोल है, तो गोल तो अचीव हो गया। गोल अचीव हो गया तो उसमें जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसमें कहाँ दिक्कतें थी उसको ऑब्जर्व करता है और सारे इन जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको कंप्लीट करता है। जो भी टास्क कंप्लीट हो चुकी है उसके सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है कि इसमें कहाँ दिक्कतें आई थी, कहाँ पे लॉस हुआ था, कहाँ पे बेनिफिट था, सारे के सारे जो भी है इसके सारे के सारे
इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करेगा, एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रोवाइजिंग द सेम टाइप ऑफ टास्क इन द फ्यूचर। हाँ, तो ये क्या करता है कि सारे इंफॉर्मेशन को जब एक्सेस कर लेता है उसको वेरीफाई करता है, ये वेरीफाई करके उसको एक तरह से स्टोर करके रखता है, उसको इम्प्रोवाइज करता है कि पहले कहाँ दिक्कत थी, अगर जहाँ दिक्कत थी उसको क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करेगा तो उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करेगा, कुछ सुधार लाएगा और सुधार को फिर से उसको स्टोर करके रख देगा, क्योंकि आगे अगर फ्यूचर में उस टाइप की अगर कोई टास्क अगर हो फ्यूचर में तो उस पर ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि बार बार स्टैंडर्ड्स को सेट करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि पहले से ही सेट होते हैं और उसको बस सिर्फ इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, कुछ उसमें सुधार लाना पड़ता है, कुछ एडिट, मान लीजिए एडिट इसको समझ सकते हैं, इसको एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस ये फीडबैक कंट्रोल का ये काम होता है। बताया, और मान लीजिए कि हाँ, व्हेन सेल्स टारगेट इज सेट देन सेल्स टारगेट वाज अचीव्ड। अगर कोई सेल्स का टारगेट अगर सेट है एंड अगर वो अचीव हो गया या फिर नहीं हुआ, दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिंग एंड रिव्यूइंग। तो अगर अगर नहीं होता है तब भी उसको उसके इंफॉर्मेशन को रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से अगर हो जाता है तब भी उसको उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रिव्यू किया जाएगा बाय द मैनेजर आफ्टर द गिवन डेडलाइन। अगर हाँ, मान लीजिए कि हमको अगर लैपटॉप सेल करना है तो उसका टारगेट है कि महीने में 30 लैपटॉप सेल कर देना है। नॉर्मल टारगेट है ये कि पर डे 1 लैपटॉप सेल होना चाहिए, 30 दिन में 30 लैपटॉप सेल होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की टारगेट सेट हो गया। यहाँ पे जब टारगेट सेट होता है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 30 से ज़्यादा लैपटॉप सेल हो गए, एक ही महीने में 60 लैपटॉप सेल हो गए, या फिर एक ही महीने में 30 का सेल करना था और 15 ही सेल हुए। ठीक, तो ये क्या करता है, मैनेजर करता है, कब करेगा, जब एक महीने का स्टैंडर्ड्स के तहत अगर आपको मार्केट में अगर उतार दिया है कि हाँ आप जाओ सेल करो इसको, कुछ स्टैंडर्ड्स बना के कि हाँ आपको इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए आपको सेल करना है। ठीक, तो क्या करेगा कि जो 60 सेल हुआ है तो उसको भी ऑब्जर्व करेगा, और जो 15 सेल हुआ है उसको भी ऑब्जर्व करेगा, दोनों को ऑब्जर्व करेगा, दोनों को एनालाइज करेगा, और फिर पता चलेगा कि 30 के बदले 60 क्यों सेल हुआ और 30 के बदले फिर 15 क्यों सेल हुआ। तो 30 के बदले जो 60 सेल हुआ वो तो अच्छा हुआ, वो तो अचीवमेंट से भी सबसे ज़्यादा हो गया, वो टारगेट से एबव हो गया, तो उसके लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो उसकी जो भी वजह है उसको कलेक्ट करेगा, वजह क्या थी कि ज़्यादा सेल हुआ, उस वजह को क्या करेगा कि जहाँ पे कम सेल हुआ उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और इसके भी वजह को जानेगा कि तुम्हारा क्यों नहीं सेल हुआ। ठीक है, तुम 30 के बदले 15 ही तुम क्यों सेल कर पाए। तो जिसका ज़्यादा सेल हुआ वहाँ से ही उसको उठा के जो भी पॉलिसीज उसने उसको फॉलो किया, ठीक, तो उस पॉलिसीज़ को उठा के ये कम सेल वाले पे डालेगा, फिर ये भी ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। तो ये होता है एक तरह से फीडबैक और कंट्रोल। अब बात है इसका स्कोप क्या है। स्कोप में देखते हैं कि होल्डन और फिश और स्मिथ के तरह, सॉरी, अकॉर्डिंग टू होल्डन फिश एंड स्मिथ के तहत जो भी पॉलिसीज़ हैं, द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन ए लार्ज एक्सटेंट हाउ फार इट्स पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड टू गवर्न द बिहेवियर एंड action of personal in organization, so there is a need of control policies। जो भी कंट्रोल के जो पॉलिसीज़ होती हैं ये क्या करता है, बिजनेस को सक्सेस करने में हमेशा ये कार्यरत रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉलिसीज़ अगर उसमें ये होता है, इम्प्लीमेंट होता है, तो पॉलिसीज़ किस लिए इम्प्लीमेंट होता है, पॉलिसीज़ बस इसलिए इम्प्लीमेंट होता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके रीच बढ़े, उसके सेल्स टारगेट कंप्लीट हो और उसका बिजनेस ग्रोथ कर पाए। तो ये स्कोप इसका ये होता है कि इन लोगों के द्वारा जो कहना था कि पॉलिसीज़ जो भी होती है, कंट्रोलिंग पॉलिसीज़ जो भी होती है, उसमें ये देखता है कि हमेशा क्या करता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, हमेशा ये करता है, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, और ये देखता है कि आप कितने समय पहले से आपने कोई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, बिजनेस के जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, गतिविधि होती है, ठीक है, ग्रोथ होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन पे, कि आपने कब से उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए और कब से सबसे फॉलो कराते हुए आपने ये ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लेकर आया है। ठीक है, अब आता है कंट्रोल ओवर पर्सनल, गेट द वर्क डन एंड राइट टाइम बाय द राइट पर्सन। तो इसका स्कोप ये होता है, स्कोप इसका ये है कंट्रोलिंग का, कि
किसी भी काम को करने के लिए सही आदमी, सही एम्प्लॉय और सही टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। कंट्रोलिंग ओवर वेजेस एंड सैलरी, दिस कंट्रोल इज डन बाय द प्रोग्राम जॉब इवेल्यूएशन एंड सैलरी एंड वेजेस एनालिसिस। ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कि सैलरी को भी एनालाइज करेगा, वेजेस को भी एनालाइज करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो कि दोनों को एनालाइज करके जॉब को इवेल्युएट करेगा कि सैलरी कितना है जॉब के अकॉर्डिंग, आप जो जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी सैलरी मिल रही है और कितनी मिलनी चाहिए। कंट्रोलिंग में इस प्रकार की भी प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। क्योंकि काम के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप डिज़र्व करते हो, अगर जो आप जॉब कर रहे हो अगर डिज़र्व करते हो, जो आपको सैलरी मिल रही हो वो अगर आप डिज़र्व करते हो, तो ये चीज़ भी देखता है कंट्रोलिंग, ठीक। अब आता है कंट्रोलिंग ओवर कॉस्ट। तो इसमें होता है कि बाई सेटिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल, लेबर एंड हेड एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट डाटा विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी कि सबसे पहले जब प्लानिंग होती है ना, तो प्लानिंग में ये देखा जाता है कि बजटिंग क्या क्या है, ठीक। बजट में क्या क्या हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का बजट प्लस एम्प्लॉय का बजट, जो भी उसमें ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, जो भी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय लगेंगे सबका बजट देखा जाता है, सैलरी डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कंट्रोलिंग तो होता ही है, लेकिन ये सारा चीज़ होती है प्लानिंग के तहत। प्लानिंग में जो भी स्टैंडर्ड सेट होता है उसके बाद उसी में एक कंट्रोलिंग होता है, तो सारा चीज़ वहीं से कंट्रोल किया जाता है, जब अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मटेरियल, लेबर, ठीक है। तो इसमें कितनी ज़रूरत है, कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोलिंग क्या करता है कि सारा चीज़ एक डेटा तैयार करता है, ठीक है। अब आता है कंट्रोलिंग ओवर मेथड। मेथड क्या होता है कि व्हेन एनी टास्क इज परफॉर्म्ड बाय एवरी एम्प्लॉय अडॉप्टेड टाइम एंड मेथड्स आर स्टडीड टू एलिमिनेट नॉन एसेंशियल मोशन टास्क एंड मेथड। वेन एनी टास्क इज परफॉर्म, कोई भी अगर टास्क परफॉर्म हो रहा है किसी एम्प्लॉय के द्वारा, ठीक है, और उसके द्वारा जो भी टाइम अडॉप्ट किया गया है, मेथड अडॉप्ट किया गया है, तो उसकी स्टडीज करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई काम हुआ, ठीक, कोई काम है, कोई टीम है और किसी काम पे किसी भी गोल पे काम कर रही है प्रेजेंट में, तो क्या करता है ये इस टाइप का कंट्रोलिंग क्या करता है कि उसको ऑब्जर्व करेगा कि इसमें क्या कितनी ज़रूरत थी, और जिस मेथड से वो काम कर रहे थे उस मेथड की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर कहीं लॉन्ग रूट मेथड तो नहीं है, जो कि मतलब जो कि शॉर्ट रूट मेथड से भी कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रूट मेथड से उसमें टाइम की वेस्टेज होगी सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इस मेथड को भी ये स्टडी करता है। अगर उसमें उसमें अगर ये पाता है कि नॉन इसेंशियल कोई मोशन है या फिर टास्क को करने के लिए मेथड अगर है, तो उसको क्या करता है, उसको ये कट आउट करता है, ठीक है। नॉन एसेंशियल चीज़ को ये हमेशा कट आउट करता है। कंट्रोलिंग की ऐसी मतलब ये होती है, प्रक्रिया होती है। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड मैनुअल आर यूज टू कीप कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पास्ट का जो भी चार्ट्स होता है, मैनुअल होता है, रिपोर्ट्स होता है, तो उसको क्या करता है कि उसको यूज करता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रक्चर है, अगर उसमें नॉन इसेंशियल कुछ भी आता है, पहले के जो भी पास्ट में सब कुछ चार्ट वगैरह जो भी डिटेल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि नॉन इसेंशियल, तो उसको भी ये कट आउट करता है। जो भी पॉलिसीज हैं उसको भी ये कट आउट करने में मदद करता है। ओवरऑल कंट्रोल का मतलब दिस इज डन बाई बजट कंट्रोल। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके बजट पे। आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना भी है तो बजटिंग करना ही पड़ेगा आपको। आपके पास कुछ बजट रहेगा तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोल सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको देखना होता है कि जो भी पहले का जो भी हम लोगों ने जो भी परफॉर्म किया है टास्क को, ठीक, तो उसमें क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, ये सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है। एंड जो भी अकाउंट था, अकाउंट एंड बैलेंस शीट को भी वेरीफाई करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ तक ये सुचारू रूप से ढंग से काम करेगा, ठीक। तो इस बजटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप कितना भी पॉलिसीज बना लो, कंट्रोलिंग कर लो, प्लानिंग कर लो, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग भी कर लो, लेकिन आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, ठीक है। बजटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो बस ये था कंट्रोलिंग। एंड बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ऑब्वियसली ज़रूर करना, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि आप सब वीडियो देख रहे हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इसलिए करना कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। मैं उस टॉपिक पे ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू।